गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट यूज टू मेक ए लेंस। कौन सा मटेरियल जो है लेंस को बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। सबसे पहले देखिए, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस क्या एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सो जो भी मटेरियल हम इसमें यूज़ करेंगे वो ट्रांसपेरेंट ही मीडियम का होगा, तभी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम की देखिए, वाटर इज ए ट्रांसपेरेंट, ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट, प्लास्टिक ऑल्सो बी ए ट्रांसपेरेंट। प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट हो सकता है, बट क्ले इज ए ओपैक। क्ले जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम का नहीं होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा क्ले। क्ले को हम यूज़ नहीं कर सकते लेंस के मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन आई formed the image of an object at its। ह्यूमन आई यानी कि जो ह्यूमन आई है उसके अंदर जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो कहाँ पर फॉर्म्ड होगी। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो वो कहाँ पर होती है, तो वो इमेज फॉर्म होती है रेटिना। रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म होगी, और रेटिना जो है वो दे आर द मेड अप ऑफ द टू सेंसिटिव सेल्स। फर्स्ट इज कोन एंड सेकंड इज रोड। कोन जो है वो कलरफुल इमेज को रिप्रेजेंट करेगा या उसको फॉर्म करेगा, और रोड जो है वो एक ब्लैक एंड वाइट इमेज को फॉर्म करता है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा रेटिना। अब अदर ऑप्शंस को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉर्निया जो है, कॉर्निया सबसे हम कहें कि लाइट को अलो करने का फंक्शन जो है वो कॉर्निया का है। अगर आई ह्यूमन आई डोनेट की जाती है तो वो कॉर्निया पार्ट को ही डोनेट किया जाता है। आइरिस, आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, और जो डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ आइज़ है, अलग अलग कलर की जो आइज़ होती हैं, ग्रे, ब्लू, ब्लैक, वो भी आइरिस के कारण ही होती है। एंड प्यूपिल, प्यूपिल इज इट्स फंक्शन इज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट विच एंटर इन आवर आइज। ये क्या करेगा, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है जो हमारी आई के अंदर एंटर हो रही है। अगर मैं आई यहाँ बनाऊँ तो ये देखिए, ये और एक ये है जो वाइट कलर का आपको दिखाई देता है, दिस इज कॉर्निया। एंड दिस इज जो एक आपको डार्क कहें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो प्रोवाइड करवाते हैं आइज़ के, वो दिस इज आइरिस। एंड इसके सेंटर में जो है जहाँ से लाइट एंटर होती है, दिस इज प्यूपिल। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। कि एक कोई भी एक एडल्ट नॉर्मल विजन का पर्सन है, उसका लिस्ट डिस्टेंस क्या होगा किसी भी चीज़ को देखने के लिए, विजन के लिए लिस्ट डिस्टेंस। लिस्ट डिस्टेंस को ही हम कह सकते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होगा इसका, तो नियर पॉइंट एक नॉर्मल आई का एक नियर पॉइंट जो होता है, नियर विजन पॉइंट जो होता है, दिस इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का होता है। यहीं एक क्वेश्चन और आता है, फिर फार पॉइंट क्या होगा। एक फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट, फार पॉइंट का मतलब दूर, कितना दूर तक हम देख सकते हैं एक नॉर्मल विजन में, तो वो होता है आपका इन्फिनिटी। इन्फिनिटी फार पॉइंट होगा। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन या फिर हम कहें नियर पॉइंट, वो आपका 25 सेंटीमीटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी मेजर्ड इन एम्पियर। अब ये यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है किसको हम एम्पियर के अंदर मेजर करते हैं। तो करंट, इसका राइट ऑप्शन आपका होगा करंट। करंट को हम एम्पियर में मेज़र किया जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में मेज़र करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेज़र करते हैं वोल्ट में। रेजिस्टेंस को हम मेज़र करेंगे ओम।
इसका ये सिंबल भी होता है। और पावर को हम मेजर करते हैं वाट। ओके, नेक्स्ट, ए सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन ए। एक सोलर वाटर हीटर है, उसको हम कब यूज़ नहीं कर सकते पानी को गर्म करने के लिए? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, सोलर। सोलर क्या है? सोलर जो ऑपरेट होता है, सोलर सिस्टम कोई भी है, सोलर कुकर है, सोलर वाटर हीटर है, कोई भी चीज़ है, सोलर ऑपरेट होता है सनलाइट से। ठीक है, तो देखिए सनी डे में तो सनलाइट होगा ही, विंडी डे यानी कि हवा चल रही है, इससे सनलाइट पे कोई इफेक्ट नहीं है। हॉट डे, सनी डे ही मान लीजिए कि ज़्यादा धूप है। लेकिन क्लाउडी डे में क्या होगा कि सनलाइट बहुत कम हो जाती है, क्लाउड्स जो है वो सन के फ्रंट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट प्रॉपर हमारे तक, अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए क्लाउडी डेज में जो है वो सोलर हीटर का यूज़ हम नहीं कर सकते। तो इसका राइट ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन बी, क्लाउडी डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी? इसमें से कौन सा बायोमास एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है? बायोमास एनर्जी जिसको आप कह सकते हो कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से जो एनर्जी बनाई जा सकती है, या फिर आप इसको, हम बायोमास एनर्जी को गोबर गैस भी एक तरह से कह सकते हैं। तो इसमें हम वुड को भी यूज़ कर सकते हैं। बायोगैस यानी कि बायोमास एनर्जी ही है बायोगैस, जो जिसको हम कहें गोबर गैस कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको हिंदी में जो गोबर गैस कहते हैं ये बायोगैस होगी। कोयल यानी कि कोयला भी क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल है, इसको भी हम इसमें यूज़ किया जा सकता है। बट न्यूक्लियर एनर्जी जो है, इसमें यूरेनियम यूज होता है, तो यूरेनियम इज नॉट ए बायोमास एनर्जी सोर्स। इससे हमें बायोमास एनर्जी नहीं मिलती, इससे हमें न्यूक्लियर एनर्जी जो है जिसमें हम यूरेनियम का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट है द फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है? तो देखिए थर्मल पावर प्लांट जो है, जिसको हम कहें जो गर्मी से या कोयले से जो पावर प्लांट चलता है, उसको हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, कोयला यूज किया जाएगा, कोयल। और कोयल क्या होता है, कोयल इज ए फॉसिल फ्यूल। कोयल जो है एक फॉसिल फ्यूल है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, फॉसिल फ्यूल। ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल देखिए क्या होता है, रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको हम बहुत जल्दी से रिन्यू किया जा सके। अगर वो ख़त्म हो गई है तो बहुत जल्दी वो नई भी बन जाती है, यानी कि रिन्यू होती रहती है वो, उसको हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो देखिए पेट्रोल और कोयला जो है और नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस जैसे कि CNG, ठीक है, ये क्या है, इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसमें क्या रहेगा, इसका जो ऑप्शन रहेगा, राइट ऑप्शन, दिस इज विंड। विंड जो है वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि कई ऐसा हो कि विंड जो है वो बंद हो गई हो या अब नहीं है, तो कुछ टाइम बाद ही फिर से वो रीजनरेट हो जाती है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम इसमें कर सकते हैं, इसको यूज काउंट कर सकते हैं उसमें। तो क्या है, विंड इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है ए बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इज। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल देखिए क्या होता है, नो बायोडिग्रेडेबल सोर्स वो होगा या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होगा जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर सकते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होता है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो देखिए एग्रीकल्चर वेस्ट का हम कह सकते हैं कि जो
फसल होती है, जो क्रॉप होती है, उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको एग्रीकल्चर वेस्ट कहते हैं। वो धीरे धीरे अपने आप डिकम्पोज होकर मैन्योर जैसा काम करता है। उसके बाद प्लांट वेस्ट है, पौधे अगर मिट्टी में दब गए हैं तो वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं। एनिमल वेस्ट यानी कि एनिमल डग, वो भी क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। बट डीडीटी, डीडीटी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, क्या है, डाइक्लोरोफेनाइल, डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसकी फुल फॉर्म है, डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये क्या है, एक पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है जो कि पेस्ट को किल करने के लिए या उसको मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, इससे पोल्यूशन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में किस फ्यूल को हम यूज़ करेंगे? अभी हमने देखा थर्मल पावर प्लांट में किसका यूज़ होता है, फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल में कौन सा, कोयले का। तो कोयल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, देखिए दो तरह के चेंज होते हैं, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होता है जिसको रिवर्स किया जा सकता है, रिवर्सिबल चेंज हम इसको कह सकते हैं। एक बार बदल दिया, वापसी हम उसको रिवर्स पहले जैसा बदल सकते हैं। या फिर हम कहें फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता। कोई अगर रिएक्टेंट है तो उसके जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी में और रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता, दिस इज फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, एक तो ये नॉन रिवर्सिबल होता है, एक बार जो चेंज हो गया तो वापसी रिवर्स नहीं होगा। और एक क्या है कि ये क्या होगा कि बहुत मतलब कि हम कह सकते हैं इसमें प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो ऑप्शंस को देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव ए वाटर वेपर्स। देखिए पानी को जब हम उबाल रहे हैं तो भी क्या होगा, वेपर्स भी क्या है, वो भी तो वाटर के ही है ना, प्रॉपर्टी तो सेम ही है दोनों की, दोनों ही वाटर है। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। सेकंड, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। अगर आइस, क्या आइस भी तो वाटर की है और उससे ही हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, दिस इज फिजिकल चेंज। इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, प्रॉपर्टी सेम ही है आइस की और वाटर की। डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, पानी में नमक का मिला देते हैं हम तो भी क्या रहेगा, है तो वो वाटर ही ना, तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं है, ये भी फिजिकल चेंज है। बट लास्ट ऑप्शन देखिए, कंबशन ऑफ एलपीजी। कंबशन का मतलब एलपीजी को जब हम जला देते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो हमें क्या है, ये एलपीजी ख़त्म हो जाएगी। इसके जगह पे हमें एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, हमें मतलब कि हम कह सकते हैं हीट मिल रही है हमें। और क्या हो रहा है, इसको रिवर्स तो नहीं किया जा सकता ना, बाकी देखिए सभी को रिवर्स कर सकते हैं। वेपर्स को वापसी वाटर बना चेंज कर सकते हैं, वाटर को वापसी आइस में चेंज कर सकते हैं, वाटर में से साल्ट को अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। बट एक बार एलपीजी को बर्न कर दिया, कंबस्ट कर दिया, तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये एक केमिकल चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकोरेक्ट। इनमें से इनकोरेक्ट बताना है कौन सा है। पहले तो इक्वेशन को देखिए, क्या है, क्या रिएक्शन दे रखी है, लीड ऑक्साइड, पीबी जो सिंबल है वो लीड का है, लीड ऑक्साइड प्लस में कार्बन, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, लीड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ देखिए, ये आपको रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिल रही है। अब रिडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शन होती है, एक रिडक्शन रिएक्शन और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को देखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लीड ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे, लीड ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे लीड अलग हो गया और ऑक्सीजन इससे क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो सबसे पहले एक बार आप देखिए,
रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है उसका तो क्या होता है, लॉस होता है, और हाइड्रोजन का जो है वो क्या होता है, गेन होता है। ठीक है। और ऑक्सीडेशन में इसका रिवर्स हो जाता है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो है उसका तो गेन होगा, या ऑक्सीजन हम कहें उसके साथ जुड़ेगी, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ये है यहाँ पे, यहाँ रिएक्टेंट में लीड ऑक्साइड है और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ लीड है। तो क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुई, इससे अलग होगी ना, अलग होगी, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन अकेला है, यहाँ पे कार्बन जो है अकेला है, यहाँ पे कार्बन अकेला है। यहाँ देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, अभी बताया ना, जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है या ऑक्सीजन जुड़ती है, ये कौन सी होगी, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब ऑप्शंस की तरफ आते हैं। देखिए ऑप्शंस को हम देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। देखिए लीड तो रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये तो सही है। लीड गेटिंग रिड्यूस, सॉरी लीड गेटिंग रिड्यूस, लीड रिड्यूस नहीं हो रही है, लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। सेकंड ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत। देखिए कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइड, बिल्कुल कार्बन, देखिए यहाँ पे कार्बन क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। लीड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस, देखिए ये भी लीड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया, देखिए यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, तो क्या होगा, ये ऑप्शन भी आपका राइट है। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी और डी जो है वो राइट है। और अब हमें यहाँ इसमें बताना क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन से हमारे, ए और बी, ए और बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ए और बी कौन किस में है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सही हो गया। तो राइट आंसर आपका जो है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए, ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। एक सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है, उसकी पीएच बतानी है हमें। देखिए रेड से अगर ब्लू में हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, बेस है, और बेस की पीएच क्या होती है, मोर देन 7, 7 से ज़्यादा होगी। और 7 से ज़्यादा किसकी, कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी जनरली नॉट शो बाय द मेटल। मेटल की प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल की नहीं है। तो मेटल की प्रॉपर्टी आपको सभी को पता है। फर्स्ट जो है, मेटल इज ए कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये तो है प्रॉपर्टी। सोनोरियस है, यानी कि उसको हम साउंड जनरेट करने, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उसके बाद डक्टिलिटी, डक्टिलिटी भी है। डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी इन विच मेटल ड्रॉ इन थिन वायर्स। पतले पतले तारों में कन्वर्ट करने वाली प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो मेटल की तो तारें होती हैं, वायर्स होती हैं, तो ये भी है। तो डलनेस, डलनेस का मतलब है कि वो क्या होगा, एक तरह से धुंधला या फीका हम कहें, डल होगा। तो ये ऐसा नहीं होता, मेटल जो है वो लस्ट्रस होते हैं, डलनेस नहीं होते। तो ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द कंपोजिशन ऑफ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो एक सॉल्यूशन होता है जो कि गोल्ड के लिए यूज किया जाता है,
गोल्ड को हम कहें कि उसकी शाइनिंग के लिए, गोल्ड को साफ़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या उसको डिज़ोल्व करने के लिए अपने अंदर यूज़ किया जाता है एक्वा रेजिया। अब एक्वा रेजिया जो है वो बनता कैसे है, हमें पता है 3:1 में बनेगा। ये तो सब भी ऑप्शंस में है 3:1, 3:1। अब ये 3:1 होगा क्या, तो इसमें देखिए क्या डिल्यूट HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 होगा। HCl आप सभी को पता है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 क्या है, निट्रिक एसिड होता है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और इसमें जो होगा वो कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 यानी कि कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और इसमें क्या होगा, 3 में HCl होगा और 1 में निट्रिक एसिड इसमें यूज़ किया जाएगा। तो 3:1 इसमें किसका होगा, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड इसमें कंपोजिशन होगा, तभी ये क्या है, एक्वा रेजिया हो कम बनेगा। उसके बाद देखिए जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कलेन। एल्कलेन का जनरल फॉर्मूला, एल्कलेन जो है इसमें क्या है, ANE लगा हुआ है, तो ये क्या है, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आप अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप इसको कुछ एक दो आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो उससे आप फॉर्मूला निकल सकता है। तो देखिए अगर हम स्ट्रक्चर से देखें तो क्या हो रहा है, अगर मैं सबसे पहले मीथेन का बनाऊं, मीथेन ANE है, इसमें मीथेन का मैं सिंगल बॉन्ड होता है ये आपका मीथेन। मीथेन का अगर फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, CH4। ठीक है। अब देखिए अगर मैं इथेन का बनाता हूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, C2H6। तो अगर इनमें हम देखें कि क्या इसमें क्या डिफरेंस आया है, अगर इन दोनों फॉर्मूले को अगर हम देखते हैं तो देखिए क्या होता है कि इसका 1 है, 1 का डबल क्या होगा, 2 होता है, और 2 + 2 4 हो गया। 2 का डबल क्या होता है, 4 होगा, और 4 + 2 2 हो रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। और किस में प्लस हो रहा है, जो भी ये यहाँ पे डिजिट है उसके डबल में 2 प्लस हो रहा है। तो देखिए 2 प्लस किस ऑप्शन में हो रहा है, 2 प्लस आपका ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कलेन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है 17, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन C2H5Br। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, ये है ब्रोमो इथेन। अब इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, देखिए क्या, यहाँ आप बना के देख लीजिए क्योंकि गलती नहीं करनी है हमें। 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो, 5 हाइड्रोजन और 1 ब्रोम, ब्रोमीन हो गए 2। तो अब देखिए क्या है, इसमें आपको कोवलेंट बॉन्ड को काउंट करना है, 1 कोवलेंट बॉन्ड को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्या है इसका आपका आंसर, 7 यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन के पॉसिबल आइसोमर बताने हैं कितने होंगे। तो देखिए आइसोमर क्या होता है, सबसे पहले तो आइसोमर समझिए। आइसोमर का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर जो होगा, इसमें स्ट्रक्चर जो होगा, कार्बन स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे, जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, बट फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होगा,
सेम होगा। ये क्या होगा, ये आपका डिफरेंट होगा, अलग होगा। जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग दिखेगा, दिखने में अलग अलग होगा, लेकिन फॉर्मूला उसका क्या रहता है, सेम रहता है। तो अब देखिए किसका बनाना है, पेंटेन का। पेंटेन का मतलब ANE है, सिंगल बॉन्ड है। पेंट का मतलब कि 5 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ये जो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन होंगे, सभी हाइड्रोजन होंगे। ये क्या है, एन एन पेंटेन है ये, इसको हम एन पेंटेन कहेंगे। एन पेंटेन का आइसोमर में 3 होते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन हो गया, और उसके बाद नियोपेंटेन। देखिए इसका एन पेंटेन बन गया। एन पेंटेन को अगर हम बनाएं तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, C5H, काउंट करें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, देखिए ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट आइसोमर का नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब हम बनाए रहे आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में देखिए वही 5 कार्बन लेने हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें एक जो है कार्बन हमें ऊपर हम लगाएंगे यहाँ, ठीक है, एंड पॉइंट पे नहीं लगाएंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसके भी हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें काउंट करना है। वही C5 है, 1 2 3 4 5। अगर इसको हम काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 लिख दिया। हाइड्रोजन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या हो गया, वही H12, फॉर्मूला सेम आ गया, यानी कि आइसो पेंटेन भी बन रहा है। अब नेक्स्ट है इसका नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में क्या होगा, नियोपेंटेन में स्ट्रक्चर जो है 1 2 3, 1 कार्बन ऊपर लग जाएगा, 1 कार्बन नीचे लग जाएगा, सेम वैसा ही जैसे आइसो में हमने ऊपर लगाया था। अब जो इसके वैकेंट है उसमें क्या है, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसका, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसके तो 4 कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 इसके कंप्लीट है, इसके भी कंप्लीट कर दीजिए हाइड्रोजन लगा के, इसके भी हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट कर दीजिए। अब फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C5H काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही क्या हो गया, H12। फॉर्मूला सभी का सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसके आइसोमर कितने बने, आइसोमर टोटल 3 होते हैं, पेंटेन के क्या है 3 के 3 आइसोमर बन गए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है, 3 आइसोमर्स इसके बन सकते हैं। हाँ, अगर इसी जगह अगर ब्यूटेन कह दिया जाता तो ब्यूटेन का क्या होगा, नियो नहीं बनेगा, तो इसके क्या हो जाता, इसके 2 आइसोमर बनते। ओके, नेक्स्ट देखिए, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। किडनी जो है वो किस पार्ट का किस सिस्टम का पार्ट है। तो किडनी का फंक्शन क्या है, यूरिन को बॉडी से रिलीज करवाना। तो ये क्या है, आपका एक्सक्रीशन सिस्टम का पार्ट है किडनी। ओके, नेक्स्ट है जाइलम। द जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या फंक्शन है जाइलम का, जाइलम का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का काम है इसका, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, वो करेगा फ्लोएम। एमिनो एसिड को भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम।
और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? स्टोमेटा। ओके, नेक्स्ट, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर द दोज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज या फिर मैं कहूँ प्रिपेयर देयर ओवन फूड। ये खुद का खाना अपने आप बना लेते हैं, किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उनको हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बिल्कुल सही, ये रिक्वायरमेंट है। क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, जिसका फंक्शन है रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ मैसेज टू द बॉडी पार्ट टू द ब्रेन एंड ब्रेन टू द बॉडी पार्ट्स। यानी कि ब्रेन तक मैसेज को लेके जाना और ब्रेन से मैसेज लेके आना, ये न्यूरॉन का काम है। और न्यूरॉन के बीच में दो जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, माइनर गैप, उसको हम कहते हैं साइनेप्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स इनमें से कौन सा है? तो इंसुलिन एक ह्यूमन हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड में शुगर को रेगुलेट करने का काम करता है। थायरोक्सिन आयोडीन को रेगुलेट करने का काम करता है, ह्यूमन हार्मोन है ये। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, और साइटोकिनिन इज द प्लांट हार्मोन। सो इसका जो राइट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का, वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, साइटोकिनिन। नेक्स्ट है कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स जाते हैं, यानी कि माँ बाप से जो बच्चों में कैरेक्टर्स जाते हैं, वो कौन लेके जाएगा, किसके थ्रू जाते हैं? वो जाते हैं आपके जीन्स के थ्रू। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साइटोप्लाज्म जो कि क्या करता है, सभी सेल ऑर्गेनल्स को बाउंड रखता है, अपने अंदर बांध के रखता है। राइजो बीम जो है, सॉरी राइजोसोम, राइबोसोम जो है, राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, और गोल्गी बॉडीज़ का फंक्शन है जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है उसके पैकेट बनाने और उनको ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है और आंसर नंबर डी जो है, जीन्स। नेक्स्ट है इन ए फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट। प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, कौन प्रोड्यूस करता है? देखिए स्टेमन, स्टेमन नहीं है। स्टेमन हम कह सकते हैं एक मेल कंप्लीट ऑर्गन को कह सकते हैं। इसके अंदर दो आएंगे, एक तो आपका ये एंथर है, दूसरा जो होता है फिलामेंट। ये दोनों ही स्टेमन के ही पार्ट है। ऐसे ये पार्ट यहाँ पे एंथर होता है और ये एंथर होता है, और ये जो जिसके ऊपर एंथर लगा हुआ है या हम कहें जो उसको एंथर को सपोर्ट दे रहा है, वो क्या है? फिलामेंट होता है। तो इन पूरे कंप्लीट को ही हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। जो मेल गैमेट होता है वो आपका फ्लावर में एंथर के अंदर होता है, एंथर के अंदर ही मेल गैमेट होता है। तो इसमें स्टेमन और एंथर एक ही पार्ट के हैं, तो ये ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद देखिए फिलामेंट एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है वो फीमेल पार्ट है, और जो कि स्टिकी पार्ट होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन गिरता है, ठीक है, ये स्टिकी पार्ट होता है। तो यहाँ पे मेल गैमेट नहीं होता, मेल गैमेट यहाँ पे ओवेरी में होता है।
ओवेरी में प्रोड्यूस होता है, और मेल गैमेट जो होता है वो एंथर के अंदर होता है, और फीमेल गैमेट किसके अंदर होता है, ओवेरी के अंदर होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एंथर एंड ओवेरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है a zygote which has X chromosomes inherited from father will develop into a। अब देखिए फादर की बात है यहाँ पे, यानी कि मेल के अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें, सेक्स क्रोमोसोम्स की, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होता है, और अगर हम फीमेल सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक्स एक्स होता है। जब फीमेल के पास है ही एक्स एक्स, तो इसमें फीमेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉय और गर्ल, फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेल, क्योंकि उसके पास दो अलग अलग क्रोमोसोम्स है, एक्स एंड वाई। अब कब बॉय की कंडीशन है और कब गर्ल की कंडीशन है, तो उसको हम समझते हैं। देखिए अगर फीमेल से तो आना ही एक्स ही है, अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम आता है तो इट मीन्स कंडीशन क्या बनती है, गर्ल। यहाँ से एक्स और यहाँ से अगर वाई की कंडीशन बनती है तो क्या होगा, उसमें कंडीशन बनती है बॉय की। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फादर से कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है, एक्स। तो फादर से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, इसका मतलब फादर से क्या आ रहा है, एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, ये एक्स क्रोमोसोम आ रहा है। तो एक्स क्रोमोसोम जब फादर से आता है तो क्या कंडीशन बन रही है, गर्ल की। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर वाई होता यहाँ पे तो कंडीशन क्या बनती, बॉय की। तो यहाँ एक्स है तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, गर्ल। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन। जाइगोट, सबसे पहले जाइगोट को समझिए। जाइगोट क्या है, जाइगोट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सबसे पहली स्टेज जो है वो जाइगोट होती है। जाइगोट इज ए सिंगल सेल। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल। अभी हमने पढ़ा कि फीमेल एक्स एक्स और मेल जो है एक्स वाई। जब यहाँ से ये जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। यहाँ पे जाइगोट इज ए सिंगल सेल। जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं, यहाँ क्या है कंडीशन है, कंडीशन या तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई की कंडीशन होगी। तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे, दो क्रोमोसोम्स होंगे। इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो, चाहे बॉय हो या गर्ल हो। क्रोमोसोम्स कितने हैं, दे आर द टू क्रोमोसोम्स, दो क्रोमोसोम्स हैं। और इन्होंने क्या पूछा है, पेयर ऑफ। तो कितने पेयर है, वन पेयर इसमें है और वन पेयर इसमें है। तो कोई भी हो, वन पेयर ही है। तो इसका आंसर ए इज द राइट आंसर, जो है वन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी का हम मतलब कह सकते हैं फूड चेन। फूड चेन, फूड चेन में इकोसिस्टम है, जो फूड चेन है वो किस डायरेक्शन में काम करती है। फूड चेन ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल काम करती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब, एक मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कि फूड चेन का एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये ग्रास है, ग्रास गोट और लॉइन। तो अब ग्रास को कौन खाएगा, गोट ही खाएगी ना। ऐसा तो नहीं कि गोट को घास खा जाए। गोट को कौन, लॉइन। ऐसा तो नहीं कि लॉइन को गोट, नहीं है ना। तो ये देखिए, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करती है, रिवर्सिबल नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल नहीं है। तो ये क्या है, सिर्फ यूनि डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में काम करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका है ऑप्शन नंबर ए है, यूनि डायरेक्शनल। नेक्स्ट देखिए, the percentage of solar radiations absorbed by all green plants for the process of photosynthesis is about। ये भी क्या है, 10th क्लास में ही है, जिसको हम कहेंगे 10% लॉ।
10% लॉ है। 10% लॉ क्या कहता है कि जब फूड चेन में या ट्रॉपिक लेवल में एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि एनर्जी को भेजा जाता है, एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाता है, तो क्या होगा कि जो फर्स्ट लेवल पे है और ये जो सेकंड लेवल पे है, इसके जो एनर्जी मिलती है वो कितनी मिलेगी? 10% ही एनर्जी मिलेगी। इसके पास जितनी भी एनर्जी होगी उसका 10% नेक्स्ट लेवल में जाएगा। बट इसमें क्या कंडीशन है? इसमें ऑल ग्रीन प्लांट्स है। ग्रीन प्लांट्स की जब बात आती है, यानी कि सनलाइट से, क्योंकि ग्रीन प्लांट क्या है? फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो सनलाइट से ही ग्रीन प्लांट, ये ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट जो है एनर्जी लेंगे तभी तो फोटोसिंथेसिस होगी। अब इस ग्रीन प्लांट से जो मैं कह दूं कि हम फ्रॉग ले लेते हैं या हम कहें गोट इससे एनर्जी लेगी। तो ये जो है ग्रास है या ग्रीन प्लांट है, जब सन से जो एनर्जी आएगी फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रीन प्लांट को, वो आती है 1%। उसके बाद इससे जो एनर्जी जाएगी आगे वो 10% जाएगी। इससे जो लॉइन नेक्स्ट लेवल पे लॉइन होगा तो लॉइन को 10% जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जो होगा उसको उससे 10% जाएगी। बट इसमें क्या कहा है कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट, तो ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू 1% ही एनर्जी जो है सनलाइट से मिलती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे ग्रीन प्लांट न होता और यहाँ पे गोट या लॉइन या हम कहें कि कोई भी एनिमल का नाम दे देते, या फिर हम फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल का कोई भी होता, तो क्या होता? हम 10% ऑप्शन लगाते। बट यहाँ पे क्या है? ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए वो 1% ही उसको मिलता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस मॉक टेस्ट का, इस सीरीज का। फर्स्ट, डिप्लेशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू। ओजोन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन का मतलब है ओजोन जो है वो डिप्लेट हो रहा है। डिप्लेट का मतलब वो पतला होते जा रहा है या उसकी थिकनेस कम होती जा रही है। वो क्या कारण है? मेनली क्या कारण है? तो वैसे तो पोल्यूशन ही है मेनली, इसने पूछा है ड्यू टू। जब मेनली की बात आ गई तो इसमें सबसे इसमें मेन जो है वो क्लोरोफ्लोरो, मेनली इसमें एक कारण है उसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर। ओके, थैंक्स।